नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस लिटरेरी मास्टरपीस को डीप डाइव करके समझने वाले हैं वो अफ्रीकन लिटरेचर की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। हम बात कर रहे हैं 1966 में पब्लिश हुई नॉवल एफुरू की, जिसे लिखा था फ्लोरा वापे ने। ये नॉवल इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लोरा वापे was द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू पब्लिश अ नॉवल इन इंग्लिश इंटरनेशनली। इससे पहले अफ्रीकन लिटरेचर में शिनुआ अशेबे जैसे मेल राइटर्स का डोमिनेशन था, जहां वो वुमेन कैरेक्टर्स को अक्सर साइड रोल्स में दिखाते थे। लेकिन एफुरू ने सब कुछ बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम इसका कंटेक्स्ट, एक बहुत ही डिटेल्ड समरी और फाइनली इसके थीम्स और क्रिटिकल एनालिसिस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नॉवल कहाँ और क्यों लिखी गई। 1960s का टाइम अफ्रीकन लिटरेचर के लिए रेनेसा का टाइम था, लेकिन जो स्टोरीज बाहर आ रही थी वो मोस्टली मेन लिख रहे थे। एग्जाम्पल के लिए शिनुआ अशेबी की थिंग्स फॉल अपार्ट। इन स्टोरीज में औरतें या तो साइलेंट थी या फिर सिर्फ मदर्स और वाइफ के रोल में दिखाई जाती थी। फ्लोरा वापे ने जब एफुरू लिखी तो उन्होंने अफ्रीकन वुमेन को एक नई आवाज दी। ये स्टोरी सेट है ओगूटा में, जो नाइजीरिया का एक इग्बो कम्युनिटी है। ओगूटा एक रिवरीन एरिया है, यानी नदी के किनारे बसा हुआ शहर, और यहाँ का कल्चर अपने पानी और ट्रेड से जुड़ा हुआ है। यहाँ की कॉस्मोलॉजी में, यानी उनके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में, एक बहुत ही पावरफुल डाइटी है उआमिरी, जिसे द वुमेन ऑफ द लेक भी कहा जाता है। ये गॉडेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन को वेल्थ और ब्यूटी तो देती है लेकिन चिल्ड्रन नहीं देती। ये कॉन्सेप्ट नॉवल का कोर आइडिया है। साथ ही ये नॉवल कॉलोनियल एरा के टाइम पे सेट है। अंग्रेजों का कल्चर आ चुका था और उनके लॉज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रिलीजन यानी कि क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी में एंटर कर रहा था। अब आते हैं नॉवल की कहानी पर। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें काफी माइन्यूट डिटेल्स है जो कैरेक्टर्स के साइकोलॉजी को समझने में आपको हेल्प करेंगी। कहानी शुरू होती है प्रोटैगनिस्ट इफुरू से। इफुरू एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग विल्ड लड़की है। वो न्वाशिका ओगेने की बेटी है, जो गांव का एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और वेल्दी आदमी है। लेकिन इफुरू एक ऐसा डिसीजन लेती है जो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ है। वो आदिजुआ नाम के एक आदमी से प्यार करती है। आदिजुआ एक पुअर फार्मर है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। उसके पास इफुरू का ब्राइड प्राइस यानी कि डाउरी देने के पैसे नहीं है। इग्बो कल्चर में बिना ब्राइड प्राइस के शादी लेजिटिमेट नहीं मानी जाती। लेकिन इफुरू परवाह नहीं करती। वो अपना घर छोड़कर आदिजुआ के साथ रहने चली जाती है। वो कहती है कि वो खुद को मैरिड डिक्लेयर करती है। पार्ट 2 में इफुरू के फादर इनिशियली बहुत नाराज होते हैं, लेकिन इफुरू बहुत ही स्मार्ट है। जब गांव के यंग मैन उसे लेने आते हैं तो वो उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट और हॉस्पिटैलिटी के साथ ट्रीट करती है। उन्हें होममेड जिन यानी कि शराब पिलाती है और उन्हें शांत कर देती है। शादी के बाद इफुरू रियलाइज करती है कि वो फार्मिंग के लिए नहीं बनी है। वो ट्रेड शुरू करती है। वो बहुत ही टैलेंटेड ट्रेडर है। उसकी वजह से आदिजुआ भी फार्मिंग छोड़कर ट्रेडिंग में आ जाता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर जाती है। इफुरू अपने ही प्रॉफिट से पैसे जोड़ती है ताकि आदिजुआ उसका ब्राइड प्राइस यानी कि वो डाउरी उसके फादर को दे सके। देखिए यहाँ रोल रिवर्सल को भी दिखाया गया। इफुरू खुद ही अपनी लेजिटिमेसी खरीदना चाहती है अपनी सोसाइटी से। इस बीच इफुरू का सरकमसिशन, जिसे टेक्स्ट में द बाथ कहा गया है, वो होता है। ये एक ट्रेडिशनल राइट ऑफ पैसेज है। इस सीन में हम देखते हैं कि ये कितना पेनफुल है, लेकिन इफुरू के लिए ये वुमेनहुड में एंटर करने का एक नया जरिया है। इसके बाद उसे फैटनिंग रूम में रखा जाता है, जहां उसकी मदर इन लॉ ओसाई और ओसाई की सिस्टर अजानुपू उसकी देखभाल करती है। अजानुपू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस नॉवल में, जो पूरे नॉवल में इफुरू की मेंटोर भी बनती है। इफुरू को कंसीव करने में टाइम लगता है, जिसे गांव वाले गॉसिप शुरू कर देते हैं। इग्बो सोसाइटी और ज्यादातर वैसे सोसाइटीज में अगर वुमेन को बच्चा नहीं हो रहा तो उसे फेल्ड माना जाता है। फाइनली एक डिब्या यानी कि एक मेडिसिन मैन की हेल्प से और एंसेस्टर्स को सेक्रीफाइस देने के बाद इफुरू प्रेग्नेंट होती है। उसे एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है ओगोनीम। सब कुछ परफेक्ट लगता है। इफुरू के पास पैसा है, हस्बैंड है और एक बच्चा भी है। वो एक मेड रखती है ओगिया, जो उसकी हेल्प करती है, लेकिन ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है। ओगोनिम बीमार पड़ती है। प्रोबेबली उसे मलेरिया हो जाता है और वो मर जाती है। इससे भी बुरा ये होता है कि आदिजुआ, उसका जो हस्बैंड है, वो फ्यूनरल पर नहीं आता। पता चलता है कि आदिजुआ किसी और वुमेन के साथ भाग गया है।
ये इफ्यूरो के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट है। उसकी मदर इन लॉ ओसाई उसे कहती है कि तुम वेट करो। उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर भाग गया था, लेकिन वो वापस आ गया। लेकिन ये पॉइंट भी नॉवल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ्यूरू कहती है माय ओन सफरिंग विल बी नॉबल। वो वेट नहीं करेगी, वो आदिजुआ का घर छोड़कर वापस अपने फादर के घर आ जाती है। कुछ साल बाद इफ्यूरू की लाइफ में गिलबर्ट आता है। गिलबर्ट आदिजुआ से अलग है। वो एजुकेटेड है, स्कूल गया है और थोड़ा मॉडर्न भी है। वो इफ्यूरू से शादी करता है और प्रॉपर कस्टम्स को भी फॉलो करता है। शुरू में सब अच्छा होता है, दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं और इफ्यूरू फिर से वेल्दी बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, चाइल्डलेसनेस। इफ्यूरू दोबारा कंसीव नहीं कर पाती। सोसाइटी का प्रेशर बढ़ने लगता है। इफ्यूरू बीइंग अ प्रैग्मेटिक वुमन खुद सजेस्ट करती है गिलबर्ट दूसरी शादी कर ले ताकि वंश आगे बढ़ सके। गिलबर्ट दो और शादियां करता है। इफ्यूरू उन वाइफ्स का भी ध्यान रखती है। लेकिन गिलबर्ट में भी कुछ फ्लॉज हैं। पता चलता है कि वो पहले जेल गया था, लेकिन उसने ये बात इफ्यूरू से छुपाई थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आने लगती हैं। इस दौरान इफ्यूरू को अजीब से सपने भी आने लगते हैं। उसे पानी के नीचे एक सुंदर औरत दिखाई देती है। जब वो डिब्या के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ऊहा मारी द लेक गॉडेस ने उसे चुना है उसकी वर्शिप करने के लिए। यहाँ एक पैराडॉक्स है। वो हमारी वेल्थ और ब्यूटी तो देती है, लेकिन वो बैरन है, मतलब चाइल्डलेस है। वो अपने वर्शिपर्स को बच्चे नहीं देती। इफुरु इस डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेती है और वो हमारी की वर्शिपर बन जाती है। कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब इफुरु बीमार पड़ती है। गांव की एक गॉसिप ओमिरीमा अफवाह फैला देती है कि इफुरु ने एडल्टरी किया है, इसलिए वो बीमार पड़ी है और धरती माता यानी अनी उससे नाराज है। गिलबर्ट इन ट्यूमर्स पर विश्वास कर लेता है और बीमार इफ्यूरू से कन्फेशन मांगता है। ये सुनकर इफ्यूरू पूरी तरीके से टूट जाती है। उसकी इनोसेंस पर सवाल उठाया गया। इसी वक्त अजानुपू उसकी एक्स आंट इन लॉ आती है और गिलबर्ट को कन्फ्रंट करती है। गुस्से में अजानुपू एक पेस्टल उठाकर गिलबर्ट के सर पर मारती है। ये एक्शन सिंबॉलिक है, वुमेन प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट पेट्रियार्कल स्टुपिडिटी। इफुरू अपनी इनोसेंस को प्रूव करती है और गिलबर्ट को छोड़ देती है। वो फिर से अपने फादर के घर आती है। अब वो अकेली है, नो हस्बैंड नो चाइल्ड। नॉवल के एंड में इफुरू सो रही है और ओहामारी के बारे में सोच रही है। लास्ट लाइन बहुत ही पावरफुल है। वो सोचती है कि ओहामारी के पास वेल्थ है, ब्यूटी है, लेकिन बच्चे नहीं है। फिर भी औरतें उसे क्यों पूछती हैं? इसका इम्प्लाइड आंसर ये है कि औरत की वैल्यू सिर्फ माँ बनने में नहीं, वो अपने आप में भी कंप्लीट हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इस स्टोरी के डीपर मीनिंग्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें हमको थीम देखने को मिलता है फेमिनिज्म वर्सेस वुमेनिज्म का। वेस्टर्न फेमिनिज्म अक्सर पेट्रियार्की को तोड़ने की बात करता है, लेकिन फ्लोरा वापे और दूसरे अफ्रीकन स्कॉलर्स ने एक टर्म दिया जिसे हम कहते हैं वुमेनिज्म। वुमेनिज्म का मतलब है अफ्रीकन औरत सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती, वो अपनी पूरी कम्युनिटी यानी मेन, वुमेन, चिल्ड्रन के सर्वाइवल के लिए लड़ती है। इफुरु शादी या ट्रेडिशन को रिजेक्ट नहीं करती, वो उसके अंदर रहकर अपनी जगह बनाती है। वो तभी सिस्टम से बाहर निकलती है जब सिस्टम यानी कि उसके हस्बैंड उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नेगो फेमिनिज्म एक और स्कॉलर हैं ओबियोमा, जिन्होंने नेगो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी फेमिनिज्म ऑफ नेगोशिएशन। इफ्यूरू हर जगह रेबिलियन नहीं करती, वो नेगोशिएट भी करती है। जैसे उसने शुरू में ट्रेडिशंस तोड़ी, मतलब बिना डाउरी के शादी की, लेकिन बाद में खुद पैसे देकर ट्रेडिशन को ऑनर भी किया। वो पेट्रियार्की से नेगोशिएट करती है ताकि उसे अपनी फ्रीडम मिल सके। द सिंबलिज्म ऑफ उआ मारी द लेक गॉडेस इसमें हमको देखने को मिलता है कि नॉवल का सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। एक वो सोसाइटी में मदरहुड सब कुछ है। अगर बच्चा नहीं तो वुमेन की लाइफ को वेस्ट माना जाता है। लेकिन ओआ मारी एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनी ऑफर करती है। वो एक गॉडेस है, पावरफुल है, वेल्दी है, ब्यूटीफुल है, लेकिन चाइल्डलेस है। फ्लोरा वापे ये दिखाना चाहती है कि एक वुमेन भी डिवाइन और कंप्लीट हो सकती है। इफुरु का ओआ मारी को वर्शिप करना सोसाइटी के मदरहुड कंपल्शन से आजादी है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के थीम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। पूरे नॉवल में हम देखते हैं कि इफुरु अपने हस्बैंड से ज्यादा पैसे कमाती है। ऑथर ये दिखाना चाहती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही वुमेन को पावर देती है। इफुरु इसलिए आदिजुआ और गिलबर्ट को छोड़ पाई क्योंकि उसे उनके पैसों की जरूरत नहीं थी। वो मार्केट वुमेन की पावर को रिप्रेजेंट करती है। कॉलोनियलिज्म का शैडो भी इसमें हमको देखने को मिलता है। भाई बात तो अफ्रीकन राइटिंग की और कॉलोनियलिज्म की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि स्टोरी में डोमेस्टिक लाइफ पर फोकस है, पर लेकिन बैकग्राउंड में कॉलोनियलिज्म भी चल रहा है। होममेड जिन पर बैन लगाना, गिलबर्ट का वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से कंफ्यूज होना, कोर्ट और टैक्स सिस्टम, ये सब दिखाते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी अफ्रीका के अंदर। तो दोस्तों, इफुरु सिर्फ एक दुखी औरत की कहानी नहीं,
ये एक ऐसी वुमन की कहानी है जो अपनी शर्तों पर जीती है। फ्लोरा वापे ने इस नॉवल के ज़रिए दुनिया को बताया कि अफ्रीकन वुमन सिर्फ विक्टिम नहीं, वो एक एजेंट है, वो ट्रेडर है और वो स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकती है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।